Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ मोहसिन रज़ा। हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से हम केमिस्ट्री की क्लासेस जो है वो ऑनलाइन जो है वो स्टडी कर रहे हैं और आपका बहुत ही प्यारा यूट्यूब चैनल हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल, जिससे आपको जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए भी मटेरियल मिलता है, आपके जो कंसेप्चुअल स्टडी है वो भी होती है। तो मैं आपको केमिस्ट्री जो है उसकी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और केमिस्ट्री में हमने 10th और 9th को जो है वो शुरू किया हुआ पहले, और 10th में हमने हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी जो है वो कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स में हमने अल्केन्स को स्टार्ट किया है। अल्केन्स की हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इसकी जो है वो होमोलोगस सीरीज़ कैसे कहते हैं हम इसको, ये सोर्सेज क्या है, इसके प्रिपरेशन वगैरह हमने क्या किया, डिस्कस किया है। आज जो अभी हमारा जो टॉपिक है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शन की बेस पे है। तो आइए हम इसको देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कैसे आते हैं, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, और इसमें आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स जो है वो मिलते हैं, और जो अगली क्लासेस में आप क्या करते हैं उसको जाके क्या करेंगे, आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं, ये इसकी मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती हैं। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी आपको पता है मास टू वॉल्यूम रेशो होती है, ठीक है। डेंसिटी मास बढ़ेगा तो डेंसिटी जो है वो भी बढ़ेगी, इसके मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इसकी हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं कि ये किसमें सॉल्युबल होती है, ये पोलर है, नॉन पोलर है, किसमें ये कौन से सॉल्वेंट जो जिसमें ये क्या करेगी, डिसॉल्व करेगी। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो इसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने याद रखना है कि जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्केन्स हैं, कार्बन 1 से कार्बन 4 तक, यानी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये जो चार पहले मेंबर हैं, चार पहले जो मेंबर हैं, मीथेन CH4, C2H6, ईथेन C3H8, प्रोपेन C4H10, ब्यूटेन, ये मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये लोअर अल्केन्स हैं। ये किस फॉर्म में पाई जाती हैं, गैसियस फॉर्म में ये पाई जाएंगी, ये गैसेस की फॉर्म में पाए जाते हैं। इससे आगे जो कार्बन 10 तक होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। इससे नेक्स्ट जो होंगे वो सेमी सॉलिड और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो अल्केन्स हैं ये मैटर की तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लोअर अल्केन्स जो होती हैं कार्बन 1 से कार्बन 4 तक जो है ये गैसेस हैं। इससे आगे 10 तक, कार्बन 10 तक, डीकेन तक जो है वो क्या है, आपके पास लिक्विड्स हैं, और उससे आगे सेमी सॉलिड और सॉलिड फॉर्म में अल्केन्स जो है वो क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से इनका जो साइज है वो भी इंक्रीज करता है। साइज के इंक्रीज करने से इसमें जो मोमेंटरी फोर्सेस होती हैं, जिसको आपने नेक्स्ट क्लासेस में जाके पढ़ना है, स्पेशली फर्स्ट ईयर में, जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, चूंकि ये नॉन पोलर है, कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसमें इतना डिफरेंस नहीं होता, ये नॉन पोलर होती हैं। नॉन पोलैरिटी की वजह से इनमें जो वांडरवाल फोर्सेस हैं वो कौन सी होती हैं, ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, मोमेंटरी फोर्सेस होती हैं, ये पाई जाती हैं। जो जो इसका साइज बढ़ता जाएगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने से क्या होगा, यानी उसको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के जो डिस्टार्शन है वो ज़्यादा इफेक्ट होगी नेबर के मालिक्यूल से, क्योंकि साइज बढ़ा होगा तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी एज कंपेयर टू लोअर अल्केन्स। लोअर अल्केन्स की निस्बत जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पाई जाएंगी एज कंपेयर टू लोअर अल्केन्स। तो ये आपने याद रखना है कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रोमिनेंट होती जाएंगी। जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रोमिनेंट होती जाएंगी तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये आपने याद रखना है। और इसमें जो इसकी स्टेट है वो भी क्या होगी, लिक्विड से गैसियस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे। ये आपके पास याद रखना है आपने, ठीक है। स्टेट तीनों आ गई आपके पास। ये क्या होती है, नॉन पोलर होती हैं। जो अल्केन्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स हैं, ये क्या नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर होने की वजह से इनकी जो डिसॉल्व होंगे वो किस में होंगी, लाइक डिसॉल्व बाइक के रूल को फॉलो करते हुए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगी। इसकी अगर हम सॉल्युबिलिटी देखें
तो अल्केन की जो सॉल्युबिलिटी है ये किस में डिजॉल्व होती हैं, ये नॉन पोलर होती हैं, इसलिए कौन से सॉल्वेंट होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में कि क्या होंगी, ये डिजॉल्व होंगी। ये आपने याद रखना है। फिर इनके मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से इनकी डेंसिटी बढ़ेगी, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे और इसकी जो फ्लेमेबिलिटी होगी वो कम होती जाएगी। जो जो ये सॉलिड की तरफ जाएगा तो इसकी जो जलने की जो एबिलिटी है, फ्लेमेबिलिटी है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसके साथ आपके पास आ जाएगा एक और अहम जो आपने याद रखना है कि इसमें स्ट्रेट चेन भी हो सकती हैं, ब्रांच चेन भी हो सकती हैं। जो स्ट्रेट चेन होती हैं आप अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। जो स्ट्रेट चेन होती हैं इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इनको पैक किया जा सकता है, इजीली पैक्ड हो सकती हैं ये। तो इसकी पैकिंग की वजह से इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ब्रांच चेन। ब्रांच चेन जो होंगी इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, उनको पैक नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। स्टेबिलिटी कम होगी तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन। तो ये भी आपने याद रखना है अगली क्लासेस के लिए। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसमें आपके पास आ गया फिजिकल स्टेट, गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, कार्बन। ये आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, कितने कार्बन तक जो है वो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। ये कार्बन 1 से कार्बन 4 तक, उससे आगे 10 तक जो है वो लिक्विड फॉर्म में, उससे आगे जो है वो सेमी सॉलिड और सॉलिड फॉर्म में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे ये। फिर ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, इसलिए ये किस में डिजॉल्व होंगे, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। ठीक है जी। ये उसके बाद आ गया इसकी जो जो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जो डिस्पर्शन फोर्स, लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, जो मोमेंटरी फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो क्या होंगी, प्रोमिनेंट होंगी। प्रोमिनेंट होने से उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, वो इंक्रीज करेंगे। स्ट्रेट चेन होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ब्रांच चेन होगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। पैकिंग की वजह से स्ट्रेट चेन को इजीली पैक किया जा सकता है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी। ये चीजें आपने याद रखनी है। फिर इसमें फ्लेमेबिलिटी है कि जो आपके पास जो जो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, फ्लेमेबिलिटी, उनकी जलने की जो एबिलिटी है अल्केन्स की, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये चीजें आपने क्या करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करनी है इसको। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये 4-5 पॉइंट आपने लिखने हैं। उसके बाद इसकी आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि ये सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इनमें सिंगल बॉन्ड की मदद से ये सेटिस्फाइड होती है इसकी वैलेंसी। ये सैचुरेटेड होते हैं, इसलिए इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम होती है, इसीलिए हमने इनको पैराफिन्स कहा था। तो इसलिए इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है। जो रिएक्शंस होगा वो हाई टेम्परेचर पे होगा, ये भी आपने याद रखना है। हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा और उसमें कौन सा रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये भी आपने क्या करना है, याद रखना है। जो अल्केन्स हैं वो कौन सा रिएक्शन देती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, अल्केन्स का एक जो हाइड्रोजन है या एक से ज्यादा हाइड्रोजन जो है वो किसी और जो रीजेंट है या ग्रुप है उससे क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। वो उसकी जगह लेगा, उससे क्या होगा, उसको रिप्लेस कर देगा अपने साथ। तो इसलिए ये अल्केन्स क्या होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। और रिएक्शंस क्या होंगे, हाई टेम्परेचर पे होंगे। तो आपके जो सिलेबस में है वो आपको 2 रिएक्शंस दिए गए हैं। एक है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हमने जो है वो पहले हाइड्रोजनेशन पढ़ा, ये आपने याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, कैटलिस्ट की मौजूदगी में निकल, प्लाटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन ऐड करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोजनेशन है। हैलोजिनेशन जो है ये क्या है, हैलोजन को हमने ऐड करना है, क्लोरीन को, ब्रोमीन वगैरह को क्या करना है ऐड। इसमें जब एल्केन के साथ रिएक्शन करवाना है तो वो उसके हाइड्रोजन को क्या करेगी, सब्स्टिट्यूट करेगी, रिप्लेस करेगी। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, हैलोजिनेशन कहेंगे। हैलोजिनेशन जो सपोज आपके पास क्लोरीन है, ये रिएक्शन क्या होगा, सनलाइट में होगा और ये सारे हाइड्रोजन को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी, ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ये जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है ये आप अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के 3 पॉइंट जो है वो होते हैं, 3 इसके जो फेज होते हैं या 3 मराहल में हमने इसको क्या किया हुआ है, जो क्लासीफाई किया हुआ है। एक को हम कहते हैं इनिशिएशन है, एक को प्रोपोगेशन कहते हैं और एक को टर्मिनेशन कहते हैं। इनिशिएशन में क्या होता है, ये आपके पास जो क्लोरीन है ये इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होती है, यानी ये जो Cl2 है
ये सनलाइट की मौजूदगी में सूरज की रोशनी में किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है। आपने 9th में पढ़ा हुआ है रेडिकल क्या होता है। अगर किसी एटम या एटम के ग्रुप्स के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तादाद में इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। ये बहुत रिएक्टिव होता है, इसकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती है। जो ही इसको कोई जो है वो जो इसके एटमॉस्फेयर में, इसके एनवायरनमेंट में कोई भी दूसरा रिजेंट आ जाता है वो रिएक्टिव, तो उसके साथ ये क्या करते हैं, जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये सनलाइट की मौजूदगी में जो क्लोरीन है इसकी होमोलिटिक क्लीवेज आपने याद रखना है। रेडिकल कब बनेगा, जब बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी। बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये देखें आपके पास ये क्लोरीन है, इसका बॉन्ड है ये क्लोरीन के साथ है, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का। अगर हम देखें तो इसको आप यूं कह सकते हैं कि ये Cl जो है इसमें ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा Cl है, इसमें ये 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ठीक है जी, ये शेयरिंग के जरिए क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। आप इसको Cl से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। इसमें बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो अगर इक्वली 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। क्या कहते हैं इसको, ये भी आपने हर क्लासेस में आपको ये लफ्ज मिलेगा, होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होती है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है जब इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बॉन्ड ब्रेक होने के बाद। ये आपके पास Cl बना, इसके पास ये एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ गया, एक Cl ये बना, इसके पास बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। तो जब सनलाइट में ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये आपके पास कितने, 2 रेडिकल बनेंगे। ये जो फ्री रेडिकल है, ये जो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन है, ये इस स्टेप को क्या कहते हैं, इनिशिएशन कहते हैं। इनिशिएशन स्टेप कौन सा होता है, ये ऐसा स्टेप होता है जिसमें फ्री रेडिकल जो है वो उसकी जनरेशन होती है, वो प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम इनिशिएशन कहते हैं। फिर क्या होता है, फिर आपके पास आ जाता है ये जो फ्री रेडिकल बना है, ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल आपके पास अगर हम देखें, ये जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में वो आपके पास सपोज CH4 है, ये जब फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा आके, तो ये क्या बन जाएगा, इससे हाइड्रोजन ले लेगा, एक हाइड्रोजन। जब इस बॉन्ड की, इसका जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, सपोज ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये एक रेडिकल इसके पास आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा CH3 रेडिकल, और प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, HCl, यानी ये और ये मिलके क्या बना देंगे, HCl, और ये रेडिकल बन जाएगा। जब ये रेडिकल बनेगा तो इसमें देखें एक जो न्यूट्रल कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है और दूसरा क्या, फ्री रेडिकल। तो इस स्टेप को आप क्या कहेंगे, प्रोपोगेशन कहेंगे। ये स्टेप कौन सा होगा, प्रोपोगेशन, जिसमें क्या होगा, एक रेडिकल और एक आपका कंपाउंड जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उस स्टेप को आप क्या कहेंगे, प्रोपोगेशन कहेंगे। तो प्रोपोगेशन में क्या होगा, Cl रेडिकल जो बना है वो इसमें से क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेगा। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा तो इसके पास एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये मिथाइल रेडिकल बन जाएगा। तो प्रोपेगेशन में क्या बनता है, एक आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है, तो एक नया रेडिकल और एक नया कंपाउंड बनता है आपके पास, ये आपने याद रखना है। अगर आपके पास क्या है कि टर्मिनेशन क्या होती है, अगर आपके पास एक रेडिकल ये है और एक दूसरा रेडिकल ये है, जब ये आपस में मिलके क्या बनेंगे, CH3Cl, ये बन जाएगा, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, दोनों ने मिले हैं, तो ये क्या बन गया, एक न्यूट्रल कंपाउंड बना आपके पास। तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, टर्मिनेशन है। ये कौन सा स्टेप है, टर्मिनेशन। ये आपने याद रखना है, ये आपको अगली क्लासेस में जो है वो पढ़ने को मिलेगा। तो टर्मिनेशन में क्या होता है, 2 रेडिकल्स आपस में मिलते हैं और 2 रेडिकल मिलके एक न्यूट्रल कंपाउंड्स बना देते हैं। इस स्टेप को क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है, बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास चला जाता है, दूसरा दूसरे के पास चला जाता है, 2 रेडिकल बनते हैं। जैसे ये Cl की फॉर्म में बना, Cl रेडिकल बना आपके पास, होमोलिटिक, ये इनिशिएशन है। जब ये रेडिकल बन के मीथेन के साथ इसने रिएक्ट किया तो ये क्या हुआ, प्रोपेगेशन हुई। प्रोपेगेशन के बाद हमने टर्मिनेशन पढ़ा। टर्मिनेशन में क्या होता है, आपके पास एक क्लोरीन जो रेडिकल है वो मिथाइल रेडिकल के साथ सपोज रिएक्ट करता है, तो वो क्या होगा, वो टर्मिनेशन होगी। तो ये आपने तीनों स्टेप जो है वो याद रखने हैं। अगर हम देखें ये जो रिएक्शन होता है मीथेन का सनलाइट में, ये डिफ्यूज सनलाइट क्या होती है, जो आपको चारों सीमत हर तरफ से जो आती हुई नजर आती है, जो स्कैटरिंग के बाद आती है, पार्टिकल्स की जब लाइट की
पार्टिकल के ऊपर जो है वो पड़ती है तो वो स्कैटर होती है। जब स्कैटरिंग फॉर्म में लाइट आती है तो उसको हम डिफ्यूज लाइट कहते हैं। जो डिफ्यूज लाइट होती है उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होती है, तो जो डिफ्यूज लाइट होगी उसकी मौजूदगी में, डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन जो है वो चलता जाएगा जब तक सारे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस नहीं हो जाते। तो जब पहला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ये आपका जनरल रिएक्शन है, ठीक है जी। अगर ये पहला स्टेप अगर हम देखें तो इसमें क्या है, एक ये Cl है, इसका सनलाइट में रेडिकल बनेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3Cl। ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड है, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। यानी जो फर्स्ट स्टेप है उसमें कौन सा जो है वो हैलाइड बनेगा, वो मिथाइल क्लोराइड, या उसमें एक क्लोरीन जो है वो ऐड होगा। फिर अगर हम देखें इसमें ये जो है ये फर्दर हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। जब ये दूसरे क्लोरीन के साथ आएगा तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकल के एक क्लोरीन ऐड होगा तो CH2Cl बन जाएगा। इसको आप कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। क्या होगा ये, डाइक्लोरोमीथेन। दूसरे स्टेप में क्या बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन। सिंपली इसको आप DCM भी कह सकते हैं। ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। नॉन पोलर ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसको हम जो है वो यूज करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। फिर आपके पास है ये फर्दर हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। जब इसके साथ ये क्लोरीन दोबारा आएगा तो इसमें से एक और हाइड्रोजन कम होगा, क्लोरीन एक बढ़ जाएगा, तो ये आपके पास क्या होगा, ये ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन का सिंपल जो नाम है उसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्या होगा, ये आपके पास ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको आप क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3। अभी भी एक हाइड्रोजन मौजूद है, ये क्या होगा, क्लोरीन से रिप्लेस होगा। जब ये हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस होगा, एक क्लोरीन और आ जाएगा, 3 की बजाय क्या हो जाएंगे 4। ये क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, इसमें याद रखनी है। तो ये आपको पूछा जा सकता है इसमें MCQs के क्लोरोफॉर्म क्या है। तो जब थर्ड स्टेप में क्या बनेगा, क्लोरो, तो ये सारे जो है ये क्या हैलोजिनेशन है। अब यहाँ पे देखें जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे वो निकल गए हैं, तो बाकी आपके पास कोई हाइड्रोजन नहीं पड़ा। तो इसमें क्या होता है, ये फ्री रेडिकल टर्मिनेशन हो जाती है। टर्मिनेशन में क्या होता है, आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, तो ये आपने याद रखना है। दूसरा इसका जो रिएक्शन है वह कंबस्टन रिएक्शन। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अल्केन जो होते हैं, आपके जो घर में जो गैस है, सुई गैस जिसको हम बोलते हैं, उसमें मीथेन है 85% नेचुरल गैस, मीथेन 85%। जब उसको जलाते हैं, जब वो बर्न होती है, तो क्या आप कुकिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं। जब आप उसको कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। यानी मीथेन जब बर्न होगी, कंबस्टन होगी उसकी, ऑक्सीजन की एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। अगर आपके पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। इसलिए आपको ये कहा जाता है कि आप जब रात को ये जो गैस वाले हीटर होते हैं उनको बंद करके सर्दियों में सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज़्यादा लेथल होती है, जो उसकी जहरीली होती है। तो इसलिए हम कहते हैं अगर कार्बन जो अल्केन्स हैं इनकी कंबस्टन होगी, ऑक्सीजन कम मिकदार में होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत क्या है, ज्यादा खतरनाक है, उससे डेथ भी जो है वो हो सकती है। तो इसलिए अगर ज्यादा ऑक्सीजन में जलेगी जो अल्केन्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हीट प्रोड्यूस होगी, प्लस वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। अगर कम ऑक्सीजन में बर्न होगी तो कंबस्टन होगी उसकी, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो ये इसके क्या है, रिएक्शंस हैं। तो ये आपने इसको अच्छी तरह से, इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसके यूजेस हैं। कार्बन जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स जो हैं वो क्या है, ये सिंपल कंपाउंड्स हैं। इनसे आगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसकी सिंथेसिस की जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अल्कोहल्स बनाए जाते हैं, अल्काइल हैलाइड्स इससे बनाए जाते हैं, एसिड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें
इसके जो है वो दूसरे कंपाउंड्स हैं वो बनाए जा सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा इसको हम फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल के तौर पे इसको इस्तेमाल, व्हीकल्स में इसको फ्यूल के तौर पर, डोमेस्टिक पर्पसेस में इसको फ्यूल के तौर पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये इसके अलावा इसमें ये जो जैसे अभी हमने देखा सॉल्वेंट बनाने के लिए हम जो ट्राइक्लोरोमीथेन है, डाइक्लोरोमीथेन है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिक इसका जो यूज़ है वो क्या है, फ्यूल। फर्टिलाइजर्स और डोमेस्टिक पर्पसेस में इसको क्या है, फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये था आज का हमारा लेक्चर जो अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन के ऊपर था। तो उम्मीद है आपको इसमें जो है वो समझ आ गई होगी। हैलोजिनेशन क्या होता है, सनलाइट की मौजूदगी में हम इसमें हैलोजन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है। रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है किसका, हैलोजन्स का अल्केन के साथ, तो उसको हैलोजिनेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया डिफ्यूज सनलाइट में ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, चलता रहता है जब तक सारे हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन से रिप्लेस नहीं हो जाते। ठीक है, इसमें हमने ये भी पढ़ा कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन होती है, प्रोपगेशन होती है, टर्मिनेशन होती है। इनिशिएशन में हमने देखा क्या होता है कि होमोलिटिक क्लीवेज होती है बांड की। बांड जब ब्रेक होता है तो जो दो आपके पास रीजेंट बनते हैं, दो आपके पास स्पीशीज बनती हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे पास चला जाता है। फिर प्रोपेगेशन में क्या होता है, एक रेडिकल और एक न्यूट्रल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाते हैं और एक फ्री रेडिकल बनता है। फिर टर्मिनेशन में 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, तो ये आपका टर्मिनेशन होता है। तो ये आपने पढ़ा। ये हमने देखा कि रिएक्शन रुकता नहीं है। मीथेन जो है वो ये मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट होती है, फिर मिथाइल क्लोराइड फर्दर डाइक्लोरोमीथेन में, डाइक्लोरोमीथेन जो है ये आपके पास क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट होती है। अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे I3 हो तो ये किसका फार्मूला होगा, आइडोफॉर्म का। ये भी MCQs आपको पूछा जा सकता है। CHCl3 हो तो क्लोरोफॉर्म, CHI3 हो तो ये आइडोफॉर्म। फर्दर ये क्लोरोफॉर्म किसमें, सनलाइट में CCl4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन है, कंबस्शन रिएक्शन हमने पढ़े हैं। तो ये उम्मीद है आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।